हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से सब कुछ चल रहा होगा। सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पढ़ाई नहीं अच्छे से चल रही है। ठीक है, वो सभी की बातें, सभी की समस्याएं मैं समझती हूँ कि एग्ज़ाम जो है लंबे समय से नहीं हो रहा है और आप लोग निराश बैठे हुए हो। लेकिन अब समस्या ये आएगी कि एग्ज़ाम अगर होता है और आप लोग पढ़ोगे नहीं, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो रोज़ कम होती जाएगी पढ़ाई की, तो भी तो समस्या आएगी कि जब पेपर होगा तब आपकी जो है तैयारी पूरी नहीं होगी, या फिर रिवीजन में बहुत कुछ होगा और समय कम होगा। मतलब रिवीजन करने को बहुत चीज़ें होंगी और आपके पास समय कम होगा। ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिलेबस भी कोई इतना छोटा भी नहीं होता है कि आप एक दिन में 2 दिन में उसे रिवाइज कर लो। तो क्योंकि अभी पेपर नहीं है, अभी बीपीएससी का पेपर भी नहीं है, आपका कोई भी एलटी ग्रेड का पेपर भी मतलब बिल्कुल करंट में अभी नहीं है। तो इस वजह से क्या है, अभी प्रैक्टिस को थोड़ा मैंने स्टॉप कर दिया है। क्यों कर दिया है कि जब तक पेपर आपका होगा, ठीक है, मैं आपको वो सारी प्रैक्टिस, चाहे घटना चक्र हो, चाहे मेरे खुद के बनाए हुए प्रश्न हैं, वो सब मैं कराऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि पेपर नहीं है तो क्यों ना आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको क्या करना होगा भाई, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो हमारी सिलेबस की हैं। तो आज उसी के बेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट की आज शुरुआत की है। चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत क्यों की है मैंने, क्योंकि मतलब जब हम प्रैक्टिस करा रहे थे स्टार्टिंग में, अभी तो नहीं किसी का कमेंट आया, तब ये कमेंट थे कि मैम इनको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये सारे हमने आपको, आप प्लेलिस्ट देखिएगा, इसके सारे हमने प्रश्न आपको कराए हैं टॉपिक वाइज। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रेगनेंसी के हमने सभी समस्याओं के जो प्रश्न हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने सभी कराए हैं, आप प्ले लिस्ट में देखिए। तो उस समय कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मैम इसको कराइए, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस समय सही समय है, कोई पेपर नहीं है, इसको करा दिया जाए कंटिन्यू। तो यहाँ पर अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपका फिजियोलॉजी का और प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट का 25-30% सिलेबस इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि अगर टीजीटी पीजीटी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, खासतौर से पीजीटी में, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी मान लो कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर कि ये जो है इसी टॉपिक से, और भी हैं आगे, और इसमें भी मैं इतना मानती हूँ कि 20% या 25% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बातें बहुत हो गई, बस ये था आज चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट क्लास थी तो इस वजह से थोड़ा आपको बताना भी ज़रूरी था। ठीक है, तो आज इस क्लास को बिल्कुल मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँगी, छोड़ना बिल्कुल नहीं इस क्लास को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब अगर आप पहले से पढ़ चुके होगे तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो ये समझो आपके लिए वरदान साबित होगी क्लास, क्योंकि सारी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बुक से कलेक्ट करके लाई हूँ। ठीक है, अब हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक आपको दिखा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, स्त्री प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम यहाँ बात करेंगे। और नाम से पता चल गया होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्थान हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखो, जब भी किसी के जीवन या नए जीव के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, गर्भाधान की प्रक्रिया होती है। अब ये गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है, क्या अकेले संभव है? नहीं। क्या कौन चाहिए इसमें? एक तो मादा चाहिए, मादा मतलब फीमेल, और प्लस नर चाहिए जिसे हम मेल कहते हैं। ठीक है, नर। तो इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के मिलन से हमारे यहाँ एक प्रथा है, स्वीकृति है कि विवाह के बाद ये हमें स्वीकृति मिलती है कि हम बच्चे को प्लान कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, नर मादा के मिलन से, मतलब विवाह से क्या होता है, विवाह होता है, फिर उनका आपसी मिलन होते हैं, उसमें शारीरिक संबंध बनते हैं, संभोग की एक प्रक्रिया होती है, वो होती है, उसके बाद कहीं एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें दोनों के उत्पादक कोष जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता ही चल गई होगी। अब यहाँ पर आपको लिखा है, पहले मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी आपको, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने उस चीज़ को डिटेल में भी किया जो मैं डायग्राम में समझाऊंगी, वो आपको आराम से पढ़ सकते हो आप उसे। प्रजनन संस्थान होता क्या है? प्रजनन अंगों के सम्मिलित रूप को प्रजनन संस्थान कहते हैं। जैसे कि आपका अंडाशय हो गया, ठीक है, अंडवाहिनी हो गया, यूटेरस हो गया, ये सारे क्या हमारे प्रजनन अंग हैं। अब इन अंगों को सम्मिलित रूप में हम जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे या फिर प्रजनन संस्थान बोलेंगे। ठीक है, उत्पादक कोष क्या होते हैं? स्त्री है, पुरुष है,
ठीक है, स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंगों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके सहयोग से नए जीव की उत्पत्ति होती है और ये उत्पादक कोष कहलाते हैं। जैसे स्त्री में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, ठीक है, और उसमें नर में, पुरुष में क्या पाया जाता है, यहाँ पर पुरुष में पाया जाता है शुक्राणु, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या है, उत्पादक कोष हो गए। अब ये दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, स्त्री पुरुष का जब मिलन होगा तो पुरुष का शुक्राणु मिलेगा, अंडाणु किसका होगा, स्त्री का, इन दोनों का मिलन होगा और एक नई कोशिका, जिसे कोसा भी कह सकते हो आप, जिसे सेल भी मतलब कोशा सेल कह सकते हो, या फिर जाइगोट भी आप इसको कह सकते हो, इसका होता है निर्माण, ठीक है। और यही जीव जो होता है धीरे धीरे बच्चे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि प्रजनन संस्थान क्या होता है, उत्पादक कोष क्या होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। आई होप इतना बहुत अच्छे से समझ आया होगा और उसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं थी, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। गर्भाधान क्या होता है, जब स्त्री और पुरुष के जो उत्पादक कोष अभी हमने जस्ट बताया, अंडाणु और शुक्राणु के संयोग का मतलब दोनों का मिलन जो होता है, संयोग होता है, उसी का नाम क्या होता है, गर्भाधान होता है। तो ये की पॉइंट्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्त्री प्रजनन तंत्र के अंतर्गत जो अंग आते हैं उनकी। तो कौन कौन से अंग आते हैं स्त्री प्रजनन तंत्र के, मैं कम समय में पूरी वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पर करूँगी, ठीक है। तो स्त्री प्रजनन तंत्र के अंतर्गत जो अंग आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपके आंतरिक अंग हो जाते हैं, दूसरा यहाँ पर बाहरी अंग हो जाते हैं। तो मतलब जो प्रजनन तंत्र होता है, जो प्रजनन के अंग होते हैं वो दो तरीके से पाए जाते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, बाहरी अंग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो आंतरिक अंग होते हैं इन पर ज़्यादा या विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जो बाहरी अंग होते हैं इनसे प्रश्न ज़्यादा मतलब कोई डीपली प्रश्न नहीं बनता, बस इतना पूछ लिया जाता है कि इनमें से स्त्री अंग कौन सा है, इस तरीके से, या 3 पुरुष के अंग दे दिए और 1 स्त्री अंग दे दिया और पहचानने को कि इनमें से स्त्री अंग कौन सा है, तो बस आपको इनको याद रखना है, ठीक है। या फिर तीनों दे दिए, नीचे उपयुक्त तो सभी दे दिया, और इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और टीजीटी 2021 में भी यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आंतरिक अंगों की मेनली। आंतरिक जो प्रजनन अंग होते हैं इनकी अगर बात करें तो आंतरिक अंग ही क्या होते हैं, प्रजनन तंत्र के ये मुख्य अंग कहलाते हैं, ठीक है। आंतरिक अंग प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग कहलाते हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से, इनकी हम आगे बात करेंगे। आंतरिक जो प्रजनन अंग होते हैं इनमें एक तो आपका अंडाशय या डिंब ग्रंथि आता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, और इन्हें एक एक को याद रखना, प्रश्न इनसे डीपली पूछा जाता है। तो अंडाशय या डिंब ग्रंथि आंतरिक प्रजनन अंग का पहला अंग हो जाता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रजनन अंग की, तो उसे हम अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, जिसे कि हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ क्या होता है, अंडाणु को शुक्राणु आके गर्भित करता है, ठीक है। यहीं पर वही न लिखा है ये अंडवाहिनी, ठीक है। तीसरा हो जाता है गर्भाशय, यूट्रस, जिसको हम कह सकते हैं इसी में बच्चे का लालन पालन होता है हमारे पेट के अंदर 9 महीने, ठीक है। तो यूट्रस। चौथी बात करेंगे योनि, वजाइना, जिसके माध्यम से क्या होता है, वही चीज़ें हैं, मासिक स्राव होता है, ठीक है। अंडाणु मतलब शुक्राणु प्रवेश करते हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना, और कह सकते हैं मासिक स्राव होता है, शुक्राणु प्रवेश करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे का भी अगर नॉर्मल कंडीशन में बच्चा होता है तो इसी मार्ग से बाहर यहाँ पर बच्चा निकलता है। तो ये छोटे तौर पर हमने चीज़ें आपको समझाई हैं। बाह्य प्रजनन अंग मैंने कहा एक बार इन्हें सिर्फ याद कर लेना, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, बस इनके नाम ही पूछे जाते हैं। तो बाह्य प्रजनन अंग क्या है, एक तो होता है मांस प्यूबिस, ठीक है, दूसरा होता है लेबिया मेजोरा, तीसरा होता है पेरिनियम, चौथा होता है लेबिया माइनोरा, और पांचवा है क्लिटोरिस, छठे नंबर पे है वेस्टिब्यूल, और सातवें नंबर पे है योनि का बाहरी क्षेत्र और मूत्र मार्ग का बाहरी क्षेत्र। तो ये 8 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 8 अंग हैं। कौन कौन से एक बार और देख लो, मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, पेरिनियम, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, योनि का बाहरी क्षेत्र और मूत्र मार्ग का बाहरी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंग स्त्री अंग है, कौन सा पुरुष अंग है, तो इन्हें बस ऐसे ही याद कर लो, ये बाहरी जो होते हैं वो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, और ऐसा नहीं है कि इसके विषय में मैंने लिखा नहीं है, नीचे सारा मैंने लिखा हुआ भी है, लेकिन एक होता है ना स्ट्रक्चर से आपको चीज़ समझ में आएगी, इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर को लेके आई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना, सबसे पहली जो शुरुआत मेरी होगी वो किससे होगी, अंडाशय से होगी, क्योंकि हमने सबसे पहला अंग जो आंतरिक पढ़ा वो क्या पढ़ा, अंडाशय पढ़ा, ठीक है। अंडाशय आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये अंडाशय दिख रहा है, अंडाशय एक इधर है और एक इधर है, तो कह सकते हैं संख्या कितनी है, 2 है,
ओके। अंडाशय की संख्या कितनी है? 2 है। ओके। क्या है ये अंडाशय पूछा जाए तो क्या है? एक ग्रंथि है, संख्या 2 हो गई, ग्रंथि है एक। हमेशा ध्यान रखिएगा अंडाशय क्या है? ये ग्रंथियां हैं, ठीक है, दोनों क्या है? ग्रंथियां हैं ये। और क्या है? गर्भाशय की अगर पूछा जाए कहाँ स्थिति होती है तो गर्भाशय की दोनों ओर, ये गर्भाशय हो गया, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये गर्भाशय हो गया और इसके इधर भी स्थित है तो और इधर भी स्थित है, तो ये दोनों ओर क्या होता है? स्थित होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ओके, रंग याद रखना कैसा होता है? भूरा होता है। आकार किसका है? तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बादाम का शेप है पूरा। यहाँ पर कटी हुई संरचना दिखाई गई है, यहाँ पर साबित संरचना दिखाई है, बकाया कोई ऐसा नहीं कुछ अलग है, बस यहाँ पर कटा हुआ है और यहाँ पर साफ होता है। इसके अंदर मतलब अंडे दिखाए गए हैं आपको और ये क्या है? ऊपर से बंद है, ठीक है। रंग कैसा होता है? भूरा होता है और बादाम के शेप का ये इसका आकार पाया जाता है अंडाशय का, ठीक है। अंडाशय वही जहाँ पर स्त्री के अंडाणु जो होते हैं एकत्रित रहते हैं, जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। सबसे बड़ी चीज़ें क्या है? निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कीप की समान जो नलिकाएं दिख रही है ना, जब अंडाणु जो होते हैं ना यहाँ पर परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होकर अंडाणु क्या होता है? यहाँ से निकलता है। यहाँ से निकलता है क्यों? क्योंकि ये जो नलिका है ना, क्योंकि जो आपका अंडाणु होता है, जो स्त्री में अंडाणु होता है, उसमें क्या होता है? सक्रियता नहीं पाई जाती, वो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होने की वजह से क्या, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसको इसमें जो ये आपको झालरनुमा दिख रही है ना संरचना, ये झालरनुमा जो संरचना दिख रही है, इसमें क्या होता है? संकुचन होता है, ठीक है। संकुचन मतलब संकुचन विमोचन का मतलब है कोई चीज़ थोड़ी लहराती सी है या फिर सिकुड़ती है, बंद होती है, इस टाइप की चीज़। तो ये इसमें ये क्रिया होती है, इस वजह से जो अंडाणु होता है वो धीरे 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 सरकते हुए यहाँ तक आ जाता है और योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। ये क्यों होता है? कब होता है? ध्यान रखिएगा, जब होता है जब हमारा अंडाणु निषेचित नहीं होता। अब प्यूबर्टी एज तो आप जानते हो कब? 13 वर्ष में आती है, तो क्या तुरंत शादी हो जाती है, तुरंत बच्चे हो जाते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्यूबर्टी एज जो होती है 13 साल की या 12 साल से शुरू हो जाती है, 12 से 14 साल तक प्यूबर्टी एज मानी जाती है। तो इस समय क्या सबकी शादी हो जाती, सबके बच्चे होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन अंडे बनने तो शुरू हो जाते हैं ना, तो वो अंडे क्या है? यहाँ से होकर योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बात होती है कि मतलब जब शादी हम लोगों की हो जाती है, हम लोग मिलते हैं स्त्री पुरुष, जब हमारी प्रजनन की क्रिया शुरू होती है, मतलब क्या होता है? स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तो यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करके कहाँ जाता है? वो यहाँ जाता है, अंडवाहिनी नलिका में जाता है। अंडवाहिनी नलिका में ही यहाँ से क्या होता है? अंडाणु आ जाता है और यहाँ पर अंडाणु को वो क्या करता है? परिपक्व कर देता है। मतलब इसके केंद्रक से, जो अंडाणु है ये हमने बनाया अंडाणु, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक बीच में भी हो सकता है, किनारे पे भी हो सकता है, और ये शुक्राणु यहाँ से आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको फाड़ कर के, जो अंडा है, अंडाणु है, उसके ऊपर की लेयर को फाड़ के इसके अंदर जो केंद्रक होता है उससे संपर्क स्थापित करता है और यहीं पर कहते हैं, तभी तो कहते हैं ना, कहाँ होती है प्रजनन की क्रिया शुरू? तो वो होती है अंडवाहिनी नलिका में। तो यह अंडवाहिका लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, अंडवाहिका मतलब अंडवाहिनी नलिका, ठीक है। तो इसी में क्या होता है? आपको पता चल गया क्या होता है? यहीं पर शुक्राणु का अंडाणु से मिलन होता है, अंडाणु को शुक्राणु यहीं पर गर्भित करता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें संकुचन विमोचन चल रहा है, धीरे धीरे, मैंने आपको पढ़ाया भी था, 10 दिन का समय लगता है या फिर 4 से 5 दिन का समय लगता है। ये सरकते हुए यहाँ पर आ जाता है और गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। मतलब जब शुक्राणु से अंडाणु का मिलन हो जाता है, इसमें रहता है 10 दिन तक, ये रहता है और यहीं का में जो अंडा होता है इसके बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है, इसी से भोजन भी ग्रहण करता है, ठीक है। भोजन ग्रहण करता है क्योंकि अंडाणु यहाँ से यहाँ आ चुका है ना, तो इसी अंडाणु में बीच में जीव द्रव्य भी पाया जाता है, तो जीव द्रव्य से ये क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। कितने दिन तक? 9-10 दिन तक, जिसको हम कहते हैं आरोपण की प्रक्रिया, ठीक है। आरोपण की प्रक्रिया मतलब आरोपण की प्रक्रिया, जब यहाँ पर अंडा निषेचित होगा, ठीक है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया जब हुई तो यहाँ पर क्या किया उसने? भोजन कहाँ से लिया? यहाँ भोजन माता से नहीं लेता है, यहाँ पर भोजन अंडाणु जीव द्रव्य में जो पदार्थ होता है उसी से ग्रहण करता है, ठीक है। और भोजन जब यहाँ पर से आकर यहाँ पर स्थापित हो जाता है, किसमें? गर्भाशय में, तो इसको हम कहते हैं आरोपण की क्रिया, ठीक है। आरोपण मतलब यहाँ पर अंडाणु आरोपित हो गया, कहाँ? गर्भाशय में। फिर यहाँ पर माता से पोषण ग्रहण करने लगता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। ये फंडस क्या है अगर हम बात करें तो ये, एक सेकेंड,
फंडस क्या है, तो ये गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है। इसी से क्या है, आपको दिख रही है गर्भाशय नली जो है यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। जो गर्भाशय नली या अंडवाहिनी नली हम कहते हैं इसको, इसी से जुड़ी हुई है फंडस के चौड़े भाग से, ठीक है। तो ये फंडस हो गया और ये गर्भाशय, सब कुछ आपको दिख ही रहा है। ये गर्भाशय नली हो गई, यहाँ से अंडाणु अभी हमने बताया यहाँ तक आता है, ठीक है, परिपक्व होके। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, और ये तो पढ़ ही रहे हो, योनि मार्ग है, बकाया और चीज़ें अंतः गर्भाशय क्या है ये हम आगे थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा तब बताते हैं। तो हमने यहाँ तक चीज़ें समझ ली। अब हम बात करते हैं उन्हीं अंगों की, ठीक है, आंतरिक अंग की बात करते हैं। अंडाशय या डिंब ग्रंथि, जिसको ओवरी का, ये क्या है, प्रथम अंग है, किसका, प्रजनन तंत्र का प्रथम अंग है। अब ये क्या है, इसके विषय में जानेंगे। यह एक ग्रंथि है। संख्या इसकी कितनी होती है, 2 होती है। रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है। आकार इसका कैसा होता है, बादाम के समान अंडाकार होता है। ओके, और शॉर्ट नोट बनाने का यही तरीका है कि बस उसके विषय में सिर्फ टू द पॉइंट लिखो, मैंने वही प्रयास किया है, ठीक है। और लंबाई कितनी होती है, 2 सेमी होती है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए जो अंडाशय या डिंब ग्रंथि होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 2 होती है। रंग कैसा होता है, प्रश्न बने तो भूरा होता है। ये है क्या, तो ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। आकार कैसा होता है, बादाम के आकार का या फिर अंडाकार आकार का ये होता है। लंबाई पूछी जाए 2 सेमी है, किसकी, अंडाशय की, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। डिंब ग्रंथि, ओवरी, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। चौड़ाई पूछी जाए कितनी, 1 सेमी। मोटाई पूछी जाए तो 1 सेमी हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई 1 सेमी, मोटाई 1 सेमी, लंबाई 2 सेमी। ओके, चौड़ाई मोटाई 1 सेमी है, लंबाई अंडाणु की कितनी है, 2 सेमी है। निर्माण यहाँ पर क्या, मतलब इसका जो है निर्माण कैसे हुआ है, जो जो हमारे अंडाशय है, ठीक है, जहाँ अंडाणु का निर्माण होता है, इसका निर्माण हुआ किस चीज़ से, तो अनैच्छिक मांसपेशियों से। अनैच्छिक मांसपेशियों, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ नहीं चलता है भाई, हमारी इच्छा नहीं चलती, सारी कुछ ऊपर से भगवान ने जैसे सिस्टम बनाया है उसी अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अधीन यहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है। बकाया तंतुमय ऊतकों से अंडाणु का यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। अंडाशय के कार्य क्या है, 3 कार्य हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो अंडाणु का निर्माण करना, दूसरा है प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करना, तीसरा है मासिक धर्म पर नियंत्रण करना। या तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि चीज़ें पढ़ी हुई हैं या फिर पेपर में आई हुई हैं, बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रश्न आते हैं। तो जो कार्य अंडाशय के हैं, जहाँ पर अंडाणु बनता है उसे अंडाशय कहते हैं। तो इसका अंडाणु का निर्माण करना भी काम है, प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करना भी कार्य है, और मासिक धर्म पर नियंत्रण करना भी कार्य है। लेकिन कभी कभी ये सब कार्य होते भी आपको पता है, ऐसा प्रश्न बन जाता है जहाँ पर ऑप्शन उपर्युक्त तो सभी तो देते ही नहीं है, ठीक है। अब हम कंफ्यूज होते हैं इनमें से आंसर कौन सा सही होगा। जैसे WHO वाला प्रश्न पूछा जाता है तब हम कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक माँ और बच्चे वाला ऑप्शन सही निकलता है। ऐसे ICDS का प्रश्न बनता है, सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आंसर कौन सा सही निकलता है, जो क्योंकि ICDS मुख्य कार्य किसे करता है, बच्चों के लिए करता है, ठीक है। वो भी कौन से, 6 साल के अंदर वाले बच्चों के लिए। तो कंफ्यूज हो जाते नहीं हो जाते, ठीक। ऐसे ही जब इसमें प्रश्न बनेगा तो भी आप कंफ्यूज होगे, क्यों होगे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न होगा मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, ठीक है। अगर अंडाशय का इन तीनों में से भी प्रमुख कार्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्या, अंडाणु का निर्माण करना, ठीक है, ठीक है। अंडाणु का उत्पादन करना, निर्माण करना प्रमुख कार्य है, बकाया तीनों कार्य है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अंडाणु या डिंब ओवम की ही बात करेंगे भाई। अंडाणु यहाँ पर हम इतनी देर से जो बात कर रहे थे वो किसकी थी, अंडाशय की थी। ओके, अंडाशय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप दिख रहा है अंडाशय लिखा हुआ है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी तक हमने बात की ओवरी की, अब अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो अब हम बात करेंगे अंडाणु की, जिससे बच्चा बनता है। सही शब्दों में बताऊँ तो अंडाणु है डिंब, जिसे हम ओवम कहते हैं। निर्माण यहाँ जो होता है, मतलब इसका निर्माण कहाँ होता है, तो पूछा जाए तो आप कहोगे अंडाशय की मध्य कोशिका द्वारा, ठीक है। अंडाशय की मध्य कोशिका द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी कोशिका, मान लो अंडाणु है ये, ठीक है, इसमें 3 लेयर पाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पर बीच वाली लेयर जो है, या ये तो जीव द्रव्य हो गया। ओके, यहाँ पर जो बीच वाली लेयर है, इससे क्या होता है, अंडाणु का ये बीच की मध्य कोशिका है, इससे अंडाणु का निर्माण होता है। ओके, परिपक्वता आपसे बहुत पूछी जाती है। जो अंडाणु है परिपक्व कितने दिनों में होता है, प्रश्न पूछा जाता है। 24 से 28 दिनों का समय लगता है, ध्यान रखिएगा, 24 से 28 दिनों तक का समय लगता है। परिपक्व अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकल आता है, कहाँ से, अंडाशय से। आवरण इसका कैसा होता है, तो थैली नुमा होता है, एक थैली जैसा आवरण होता है। थैली की जो परिधि होती है वो 7.25 सेमी होती है, ठीक है। जो अंडाणु की थैली होती है, जिसमें अंडाणु सेफ रहता है, उस थैली की जो परिधि पूछी जाए कितनी होती है, मतलब परिधि मतलब एक तरीके की थैली की मोटाई हो सकती है, तो वो 7.25 होती है,
अंडाणु का आकार कैसा होता है? गोल होता है, स्थिर तथा निष्क्रिय होता है। ओके, आकार गोल होता है, स्थिर रहता है और ये निष्क्रिय रहता है, मतलब सक्रियता अंडाणु में नहीं पाई जाती है, लेकिन शुक्राणु में सक्रियता पाई जाती है। दोनों का डिफरेंस देखना, शुक्राणु छोटा होता है अंडाणु से। अंडाणु माताओं में, स्त्रियों में पाया जाता है, शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है। शुक्राणु अंडाणु से छोटा होता है, लेकिन शुक्राणु में क्या होती है? क्रियाशीलता होती है, शुक्राणु खुद चल के जाता है। ओके, लेकिन अंडाणु के लिए क्या होता है? जो अंडवाहिनी नलिका है या जो कीप की समान ये नलिकाएं हैं, आपको झालरनुमा जो नलिकाएं हैं, इसमें भी देख रहे हो झालरनुमा नलिका पाई जा रही है, तो इनका जब हिलना डुलना होता है तो अंडाणु यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन शुक्राणु जैसे ही देखो ये प्रवेश होता है, वो सीधे यहाँ पर आता है और अंडवाहिनी नलिका में अंडाणु को गर्भित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सक्रियता पाई जाती है शुक्राणु में, लेकिन होता छोटा है। ठीक है, ओके, अंडाणु से छोटा होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आपको आंसर पता होगा, मादा मतलब महिला के अंडे की कोशिका, मतलब ओवम की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, और जो पुरुष का शुक्राणु होता है उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। ठीक है, लेकिन एक्टिव कौन होता है ना? एक्टिव कौन होता है? शुक्राणु होता है। ओके, यहाँ तक बात हो गई थी। ओके, यहाँ तक बात हो गई थी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अंडाणु और डिम्ब की थोड़ी और बात करते हैं। अंडाणु की परिधि कितनी होती है? तो 0.125 होती है। देखो डिफरेंस ध्यान रखना, यहाँ पर थैली की परिधि जिसमें अंडाणु सेव होता है, उस थैली की परिधि पूछी गई है 7.25 है, लेकिन अगर अंडाणु की पूछी जाए तो 0.125 होगी। ठीक है, मिलीमीटर वो भी। ओके, अंडाणु की परिधि, पूरा जो अंडाणु है वो कितना है? तो वो है 0.125 मिलीमीटर। ओके, संख्या हजारों में होती है, कोई अंडाणु एक नहीं होता, इनकी संख्या हजारों में होती है, लेकिन क्या होता है? इन हजारों में परिपक्व एक ही अंडाणु होता है। ओके, एक अंडाणु परिपक्व होता है और उसी को शुक्राणु जो है गर्भित करता है। ठीक है, अंडाणु की परिपक्वता का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वय संबंधी अवस्था, प्यूबर्टी एज, या फिर आपसे 12 से 14 वर्ष तक का, या फिर 13 से 14 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। ठीक है, अंडाणु के निर्माण की अगर हम प्रक्रिया की बात करें, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया तथा मासिक रक्तस्राव में घनिष्ठ संबंध होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अंडाणु के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है और जो मासिक चक्र, ओके, मासिक चक्र होता है। जैसे कि मासिक चक्र जब हमारा होता है ना, उसी में अंडाणु जो होते हैं मासिक चक्र के साथ ही निकल जाते हैं, यदि हमारा मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता है। ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण तथा मासिक चक्र की प्रक्रिया दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। भाई वही मासिक चक्र है जिसमें से अंडाणु बाहर निकलता है। ठीक है, तो बात करेंगे इन दोनों प्रक्रिया को, या खास तौर से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया और जो मासिक रक्तस्राव की प्रक्रिया है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे जो अंडाणु होता है हमारा, उसके ओवम के भाग की बात करें तो इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। एक है बाहरी सुरक्षात्मक आवरण, दूसरा है जीवद्रव्य, तीसरा है केंद्रक। तो अंडाणु या जो डिम्ब होता है, ओवम होता है, इसके अगर हम भाग की बात करते हैं तो कितने हो गए? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? बाहरी सुरक्षात्मक आवरण, जीवद्रव्य और केंद्रक। ठीक है, बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या होता है? यह केवल अंडाणु के आंतरिक भाग की क्या करता है? रक्षा करता है, और इसका निर्माण जीवद्रव्य के किससे? गाढ़े भाग से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीवद्रव्य के गाढ़े, जो बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है, ये सिर्फ क्या करता है? अंडाणु की, मान लो ये अंडा है, ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है? अंडाणु है। आपको पता है अंडाणु कैसा होता है? गोल होता है, स्थिर होता है और निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी? 3 लेयर पाई जाती हैं। ओके, कितनी? 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी हो गई? एक तो आपका बाहरी सुरक्षात्मक हो गई, तो ये आप ये इसी वाले को मान सकते हो। ठीक है, एक और इसमें एक लेयर और हो जाएगी, ये वाली, और एक लेयर कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो इसमें कितनी? टोटल 3 लेयर पाई जाती हैं। तो इसमें जो 3 लेयर पाई जाती हैं, तो उसमें एक तो आपके केंद्रक होता है जो अंदर पाया जाएगा। ये अंदर केंद्रक जो होता है वो किनारे पर भी हो सकता है और बीचों बीच में भी हो सकता है। ठीक है, और ये होता है जीवद्रव्य, जहाँ से भोजन मिलता है उस समय जब तक आरोपण नहीं होता है। ठीक है, और ये होता है क्या? आपकी ऊपरी बाहरी सुरक्षात्मक आवरण जो अंडे को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये 3 जो होते हैं पाए जाते हैं। तो बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या करता है? आंतरिक भाग की रक्षा करता है। ओके, जीवद्रव्य की बात करें, इससे अंडाणु को पोषण तब तक प्राप्त होता है जब तक माँ के गर्भाशय में अंडाणु की प्रतिस्थापित नहीं हो जाता। यह अंडाणु के बीच के खोखले भाग में होता है जीवद्रव्य। ठीक है, केंद्रक की बात करें, यह अंडाणु के बीच या किनारे पर पाया जाता है।
शुक्राणु अंडाणु की परत तोड़कर इसी केंद्रक से संबंध स्थापित करता है और अंडाणु क्या होता है, गर्भित हो जाता है। ठीक है, तो केंद्रक से किससे संपर्क स्थापित करता है, अंडाणु। अंडाणु में जो केंद्रक पाया जाता है उसी से क्या होता है, ये जो शुक्राणु आता है वो क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की। ओके, देखो कोई भी कोशिका, जो आप जीवद्रव्य की बात कर रहे थे, तो जीवद्रव्य जो होता है कोशिका हो गया, केंद्रक हो गया, इन दोनों के ही बीच में पाया जाता है। ओके, जैसे ये वाली लेयर हो गई, इसमें भी जीवद्रव्य, यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर जो है आपको ये मान लो कोशिका है और ये केंद्रक है, तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा जीव द्रव्य और यहाँ पर भी जीव द्रव्य मिलेगा। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका में पाया जाता है तो कोशिका द्रव्य कहलाता है, और जब आपके केंद्रक में पाया जाता है तो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो ये आपको जीव द्रव्य में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है फिजियोलॉजी में आपने इस तरीके से पढ़ा हो, फिर आप मुझसे कहो कि मैम आपने तो कहा बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है, तो जीव द्रव्य जो होता है पूरी कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं, तो गुणसूत्र भी आपको पता है किसमें पाए जाते हैं, आपके जो अंडे होते हैं। ओके, जो अंडे होते हैं उनमें जो तीसरा भाग केंद्रक हमने बताया था, अभी आपको बताया था ये केंद्रक तीसरा भाग। ठीक है, ये तीसरा भाग हमने केंद्रक बताया था, तो इसी में क्या होते हैं, आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या कितने होते हैं, संख्या में 46 होते हैं और सदा ये जोड़े में रहते हैं। आपको ये दिख रहे हैं, ये जोड़े में है। ठीक है, ये जोड़े में रह रहे हैं ना, इनकी संख्या वैसे ही कैसे होते हैं, 23 होते हैं, लेकिन टोटल जोड़े में रहते हैं इसलिए 46 हो जाते हैं। ओके, तो 23 का डबल कर दोगे 46 हो जाएंगे। तो संख्या टोटल कितनी है, 46, अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23। ओके, तो सदा जोड़े में रहते हैं और लिंग का यही निर्धारण करते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक में ही एक धागे रुमा संरचना होती है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, और यहीं पर क्रोमोसिन पाए जाते हैं, यहीं पर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, आगे बात करेंगे, एक पेज और था, अभी एक सेकेंड, मुझे लग रहा है मैंने शायद टाइपिंग नहीं किया, जो भी है एक पेज और था, चलो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। इसी गुणसूत्र में क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। इसी गुणसूत्र को जब हम थोड़ा सा खींचते हैं तो जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स क्या होते हैं, ये आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। आनुवंशिकता के वाहक का मतलब है जो हमें रंग रूप प्राप्त होता है, जो हमें शारीरिक मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, बच्चे में हस्तांतरित होते हैं माता पिता से, उसको हम जीन्स कहते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे कि पुरुषों में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ठीक है, और स्त्रियों में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। जब वाई और एक्स मिलता है तो लड़का होता है, और जब एक्स से एक्स मिलता है तो लड़की होता है। मतलब एक्स किसका है, पुरुष का, और एक्स लड़की स्त्री का है। तो इन दोनों का जब मिलन होगा गुणसूत्र में तो लड़की पैदा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जब वाई और एक्स मिलता है तो क्या है, लड़का पैदा होता है। तो क्या हो रहा है, लिंग का निर्धारण कर रहे हैं ना। तो क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करता है, और जीन्स जो होता है आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स के गुण हमारे अंदर डालते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, या हमारे गुण हमारे बच्चों में डालेंगे। डिंब क्षरण क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ओव्यूलेशन कहते हैं इसको। जब परिपक्व अंडाणु अंडाशय से निकलता है, ठीक है, उसको हम डिंब क्षरण कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु होते हैं, वहाँ से परिपक्व होता है, कितने दिन लगता है, 28 दिन का समय या फिर 24 से 28 दिन का समय लगता है। जब वो परिपक्व होकर बाहर निकलता है, मासिक धर्म की जो शुरुआत होती है उसी को हम डिंब क्षरण या ओव्यूलेशन कहते हैं। मध्य कोशिका अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करती है। जो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है, मध्य कोशिका, मैं आपको बता चुकी। अंडाणु का जुड़ाव क्या कहलाता है, तो ये ब्रॉड लिगामेंट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम हिंदी में प्रस्थ स्नायु कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है, ब्रॉड लिगामेंट। अंडाणु का जो जुड़ाव होता है, अंडाणु का जुड़ाव का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जुड़ाव है। ठीक है, ओके, अंडाशय में जो अंडाणुओं का चिपकने की जो प्रक्रिया होती है, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यही जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ब्रॉड लिगामेंट कहलाती है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, जो अंडाणु का जुड़ाव होता है। परिपक्व अंडाणु जाता कहाँ है, अगर हम उसकी बात करें, जो अंडाणु परिपक्व हुआ तो वो कहाँ जाएगा, तो अंडाशय से सटी हुई कीप की समान जो नलिकाएं होती है, हमने बताई थी कीप की समान नलिकाएं, जो झालर नुमा संरचना थी ना, इस तरीके से था। ठीक है, उसी में झालर नुमा संरचना से क्या होते हुए कहाँ चली जाती हैं, अंडवाहिनी नलिका में चली जाती हैं। ओके, अंडवाहिनी नलिका जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ पर चली जाती है, और यहीं पर परिपक्व अंडाणु जो होता है आ जाता है। ठीक है, और परिपक्व होकर यहाँ पर आ जाता है, और अगर शुक्राणु मिल जाता है तो निषेचन की क्रिया होती है, अन्यथा दूसरे मासिक चक्र में वो वापस निकल जाता है बाहर। ओके, क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी की, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओके, ये क्या हो गया, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, ये हमारे जो स्त्री प्रजनन अंग है उसका दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा हमने पहला पढ़ लिया, किसे, अंडाशय को पढ़ लिया,
ओके, अब हम पढ़ रहे हैं किसको, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी, मतलब दूसरे अंग की बात कर रहे हैं हम। तो फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसमें भी कितनी 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं, आपको दिख रही होंगी। पहली परत क्या होती है? पेरिटोनियम परत होती है। दूसरी परत क्या होती है? इसमें पेशीय परत होती है। ओके, पेशीय परत। और तीसरी परत जो होती है रोम युक्त परत, जिसे सीलिएटेड लेयर कहते हैं। पेशियों को मस्कुलर लेयर कहते हैं और पेरिटोनियम को पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। जो अंडवाहिनी नलिका होती हैं ये भी संख्या में कितनी, 2 होती हैं। ओके, अंडवाहिनी नलिका भी संख्या में 2 होती है। लंबाई अंडवाहिनी नलिका की 100 से 125 मिमी होती है। ओके, और चौड़ाई इनकी समान नहीं होती है। ये ठीक है, ये है अंडवाहिनी नलिकाएं। एक देखो ये है और एक ये, तो कितनी है संख्या में, ये कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई अंडवाहिनी नलिका। इनकी जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, 100 से 125 सेमी। अभी हमने बताई आपको 100 से 125 सेमी बताई। ठीक है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो समान नहीं है। कैसे नहीं है? देखो यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा मोटी लग रही है, यहाँ पर ये इस तरीके से चौड़ी लग रही है। ठीक है, और यहाँ से ये पतली लग रही है। तो इसमें जो चौड़ाई होती है इसकी समान नहीं होती, विभिन्न भाग में अलग अलग होती है। और ये दोनों तरफ है, तो इसलिए इनकी संख्या हम कहेंगे कितनी है, 2 है। ठीक है, इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। अभी हमने आपको बताया, पहली जो ऊपरी लेयर होती है पेरिटोनियम कहलाती है, जो अंडवाहिनी नलिका को क्या करती है, ढकने का कार्य करती है। ओके, ये बाहरी परत कहलाती है। ओके, ये ढकने का काम करती है किसको, अंडवाहिनी नलिका को, मतलब इसको ढकने के, ये ढकी हुई है ना। ठीक है, और ये कटी हुई, आपको यहाँ से परत हटी हुई दिख रही है, लेकिन ये क्या है, ढकी हुई है। ओके, दूसरी होती है इसमें पेशीय परत, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर लेयर। ये क्या करती है, ये स्वचालित मांसपेशियों की बनी होती है। स्वचालित मांसपेशियों की बनी होती है। कौन सी? स्वचालित मांसपेशियों की बनी हुई होती है। ओके, और कैसी होती है, स्वचालित झालर नुमा होती है। तो आपको ये दिख रही होगी चीज़, ये झालर नुमा नहीं दिख रही है आपको, झालर झालर सी, इसी की वजह से तो संकुचन की क्रिया होती है, क्योंकि ये झालर है तो ये सड़क कहते हैं ना, सिकुड़ती सी या फिर फैलती सी होगी। तो इसी में सिकुड़ते फैलते हुए अंडा से जो अंडा है, अंडाशय से ऐसे होते हुए इधर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ओके, और परिपक्व होकर अंडाणु जो होता है इसी नलिका में आते हैं। इसी को हम अंडवाहिनी नलिका यहाँ पर जो है कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अंडाणु यहीं पर आते हैं। ओके, तो समझ में आ गया आपको। और यहीं पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। और कुछ इसमें मतलब ऐसा ज़्यादा जानने वाला है नहीं, यही सारी चीज़ें बकाया हम तीसरी लेयर भी जो होती है इसमें उसकी भी बात कर लेते हैं चल के। हाँ, तो पेरिटोनियम परत जो अंडवाहिनी नलिका में परत होती है उसकी बात करते हैं। संपूर्ण अंडवाहिनी को ये ढकने का कार्य बाहरी परत करती है। ठीक है, मध्य परत हमने बता दिया, स्वचालित मांसपेशियों की बनी होती है, झालरनुमा दिखाई देती है और परिपक्व अंडाणु अंडवाहिनी में खींचना तथा गर्भाशय में भेजना इसका मध्य परत का काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम। अंडाणु को खींचता और गर्भाशय में भेजता कौन है, तो वो मध्य परत भेजती है, क्योंकि ये झालरनुमा होती है और इसमें संकुचन विमोचन होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। तीसरी परत होती है आपकी कौन सी, रोमयुक्त परत। यह गर्भाशय की ओर लहराती है, जिससे अंडाणु आगे की ओर गतिशील होता है। ओके, जो रोमयुक्त परत होती है ये लहराती है और जो झालरदार परत होती है वो क्या करती है, अंडे को अंडवाहिनी में खींचकर ले जाती है, भेजती है। ओके, समझ में आ गया दोनों को, दोनों का क्लियर हो गया। ये गतिशील होती है, जो तीसरी परत होती है गतिशील होती है, रोमयुक्त होती है। ओके, रोम आप जानते हो किसे कहते हैं, इतना तो समझ ही रहोगे। अंडाणु स्वतः गतिशील नहीं होता, अंडवाहिनियों की जो मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और अंडाणु गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तो अब तक हम यही बात कर रहे थे। अंडाणु को अंडवाहिनी से गर्भाशय तक पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितना समय लगता है, 3 से 4 दिन। ओके, क्वेश्चन आगे बात करते हैं, गर्भाशय की, यूट्रस की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कार्य क्या है गर्भाशय का, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या करता है, शिशु को अपने पेट में रखता है। ठीक है, शिशु को गर्भाशय में रखता है, गर्भाशय अपने अंदर रखता है, शिशु की वृद्धि व पोषण की व्यवस्था करता है और उसको उस समय तक सुरक्षित निवास प्रदान करता है जब तक वह बाहरी जीवन के योग्य ना हो जाए। ठीक है, आगे अगर हम इसी की बात करें तो इसका जो आकार होता है नाशपाती के समान होता है। स्थिति इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मलाशय व मूत्राशय के मध्य में ये स्थित, कटिबंध के जो कटिबंध के जो गड्ढर होते हैं उसमें ये स्थित होता है। ओके, ये आपको दिख रहा है गर्भाशय। ठीक है, ये गर्भाशय। ओके, आपको दिख रहा है ये पूरा, ये क्या है, गर्भाशय। ये इस तरीके से आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है, गर्भाशय है। ओके, तो यहाँ पर पीछे क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीछे की ओर क्या होगा, इसमें पीछे की ओर क्या होगा, मलाशय हो जाएगा और ये आगे आप जानते हो मूत्राशय जा रहे हो। ठीक है, तो इसके जो बीचों बीच में क्या होता है, गर्भाशय यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, मलाशय व मूत्राशय के ये मध्य की स्थिति होती है। ओके, आप जानते हो कमर पूरी ऊपर तक होती है,
तो अब ये आप समझ सकते हो कुछ चीज़ें जिसका मैं ग्राफ नहीं लाई हूँ, लेकिन आप इसको मतलब थोड़ा तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा अपना, क्योंकि हम लोगों की संरचना सबकी एक जैसी होती है ना। तो यहाँ पर इतना समझने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है फंडस है, ये ऊपरी भाग होता है, ये चौड़ा होता है, ये भाग फंडस या गात्र भी कहलाता है, ठीक है। गात्र, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इन्हीं के दोनों ओर, इसी फंडस के दोनों ओर क्या अंडवाहिनी नलिका होती है, जिसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जो यहाँ का, इसकी अगर हम बात करें निचला भाग है, तो ये पतला और संकरा होता है, गर्भाशय का पतला और संकरा होता है, ध्यान रखिएगा। और किससे, ये वेजाइना से जुड़ा हुआ भाग होता है, ये वेजाइना जा रही है, यहाँ वेजाइना से जुड़ा हुआ ये भाग होता है, ध्यान रखिएगा। और इसे सर्विक्स या फिर गर्भद्वार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सर्विक्स, या फिर आपको ये दिख भी रहा है, योनि लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, आपका गर्भद्वार होता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अगर हम इसके आवरण की बात करें, जो साधारण अवस्था में जो इसका आवरण होता है पूरा, ये जो आपको दिख रहा है, ये कितना होता है, मात्र 7 से 8 सेमी होता है, 7 से 8 सेमी होता है। लेकिन जब क्या होता है, गर्भावस्था की स्थिति में होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, तो ये 750 गुना बढ़ जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें एक इलास्टिक नुमा, ये जो संरचना होती है इसकी इलास्टिक नुमा होती है, जिसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे हम इसके विषय में भी बात करेंगे। मतलब 750 गुना बढ़ जाती है, जिसकी लंबाई मात्र 7 से 5 सेमी है। ओके, जिसकी लंबाई मात्र 7 से 8 सेमी है, वो 750 गुना अधिक बढ़ जाती है। समझने वाली चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अब गर्भाशय के विषय में। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बात हो गई ऊपरी भाग, फंडस कहलाता है इसका, और अंडवाहिनी नलिका यहाँ से निकलती है, इसको हम समझा चुके हैं आपको। आगे बात करेंगे निचले भाग की। ये पतला और संकरा होता है, और ये भाग योनि वेजाइना से जुड़ा होता है। गर्भद्वार इसका सर्विक्स कहलाता है, ये क्लियर हो गया था। साधारण अवस्था में गर्भाशय की लंबाई की बात कर रहे थे, जो कि 7 से 8 सेमी होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेमी होती है, और मोटाई इसकी गर्भाशय की 2 से 3 सेमी होगी, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 5 सेमी, और मोटाई 2 से 3 सेमी हो गई। और इसकी जो पूरी लंबाई कितनी, 7 से 8 सेमी। और हमने क्या बताया, गर्भावस्था की कंडीशन में ये 750 गुना बढ़ जाती है। ओके, ठीक है, यहाँ पर लिख भी रखा है पूरा, मतलब पूरी PDF तैयार है, ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा बहुत काम किया है। जो आपका, एक सेकेंड, जो गर्भाशय होता है ये भी 3 परतों इसमें पाई जाती है। एक होता है आंतरिक व श्लैष्मिक परत, दूसरी होती है मध्य परत, और तीसरी क्या होती है, बाहरी परत, ठीक है। गर्भाशय में कितनी, 3 परतें पाई जाती हैं। एक होता है आंतरिक परत, जिसे हम श्लैष्मिक परत भी कहते हैं, दूसरी मध्य परत होती है, और तीसरी बाहरी परत। आंतरिक परत कैसी होती है, चिकनी व कोमल होती है, और इसमें सैकड़ों ग्रंथियां जो होती हैं उपस्थित रहती हैं। ओके, मासिक धर्म से फूल कर ये क्या, धर्म जब शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले ही क्या होती है, फूल कर मोटी और गद्देदार हो जाती है। यहाँ पर होता क्या है, इस परत में फूल कर ये गद्देदार होती हैं। अगर मासिक धर्म जो होता है, अगर स्त्री पुरुष का मिलन यहाँ पर नहीं होता है, तो क्या होता है, वो फूली हुई ग्रंथियाँ क्या होती हैं, सब फट जाती है ना मासिक धर्म शुरू होते समय, तो वो उसमें क्या होता है, बाहर निकल जाता है, सब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। लेकिन और मतलब इसमें क्या होता है, नया ब्लड भर जाता है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल जाती हैं। ओके, लेकिन यहीं पर अगर मिलन हो जाता है, तो यहाँ पर जब वो ब्लड जो है, जो ग्रंथियाँ होती हैं फूट कर फटती हैं, तभी तो अंडाशय से अंडाणु जो होता है बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जगह खाली हो जाती है, और यहीं पर क्या होता है, फिर जाकर बच्चे का निर्माण, मतलब जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, किसकी, गर्भाशय की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो गद्देदार मोटी होती हैं, फूली हुई होती हैं, इनमें जो ब्लड होता है वो भी निकल जाता है मासिक धर्म के साथ। और फिर क्या होता है, बच्चा जो होता है, अगर यहाँ पर अंडाणु शुक्राणु का मिलन हो जाता है, तो बच्चे के लिए जगह खाली हो जाती है, ठीक है ना। तो इतना आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये गद्देदार वैसे मोटी और फूली हुई होती हैं, लेकिन आंतरिक जो लेयर होती है वैसे मोटी और फूली हुई होती है, लेकिन जब मासिक धर्म होता है तो उस समय ये क्या, फूट कर क्या होती है, बाहर निकल जाती हैं, और बच्चे के लिए जगह खाली हो जाती है। और नहीं तो दोबारा इसका अंडाणु का जैसे जैसे अंडाणु परिपक्व होता है, वैसे वैसे ये लेयर भी, ग्रंथियाँ भी क्या होती है, फूलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम मध्य परत की। मध्य परत की अगर बात करें तो इसकी संरचना खिंचने वाली इलास्टिक तंतुओं के समान होती है, ठीक है। जो आपकी मध्य परत होती है, किसकी, गर्भाशय की, यूट्रस की जो मध्य परत होती है, खिंचने वाली इलास्टिक
नुमा तंतुओं के समान होती है और ये रेशे जो होते हैं बिना क्रम के मतलब संपूर्ण गर्भाशय में यहाँ पर फैले रहते हैं। इन्हीं के कारण जो गर्भस्थ शिशु जब बढ़ता है तो गर्भाशय का आकार भी बढ़ता जाता है और इनके रेशे लंबे सुदृढ़ होते हैं, मतलब खूब लंबे होते हैं, जो गर्भस्थ शिशु का भार सहन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 750 गुना इसीलिए खिंच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक तंतुओं की समान रचना होती है और इनमें इतनी ताकत होती है गर्भस्थ शिशु का भार भी क्या होता है, सहन कर लेते हैं। बात करेंगे बाहरी परत की, तो ये पतली व चिकनी होती है और गर्भाशय को ढकने का ये काम करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसकी योनि क्या, योनि जो चौथा अंग है, हमने 4 अंग बताए थे, स्त्री प्रजनन तंत्र के आंतरिक 4 अंग बताए थे, तो चौथा लास्ट है। रचना इसकी कैसी होती है, योनि की वेजाइना की 5 इंच लंबी नलिका होती है। ये कहाँ से, गर्भाशय से प्रारंभ होकर योनि मार्ग तक जाती है और किसकी बनी होती है, ये भी कोमल श्लेष्मिक झिल्ली की ही। सारे आवरण ज़्यादातर कोमल श्लेष्मिक झिल्ली के बने हुए हैं और ज़्यादातर सभी के 3 पार्ट हैं। ये आपको यहाँ पर इजीली याद रख सकते हो कि हाँ, यहाँ पर जो भी इस टॉपिक में स्त्री प्रजनन तंत्र में ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो 3 ही लेयर थी सबकी। ठीक है, तो ये कोमल श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण होता है। निरंतर इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ का यहाँ पर श्रावण होता है जो हम आंतरिक भाग को गीला रखते हैं। जो स्त्रियों में जो वजाइना होती है आप हमेशा महसूस करोगे गीलापन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर तरल पदार्थ का हमेशा निष्कासन होता रहता है। यहाँ पर कार्य इसके क्या है, देखो सहस्वास क्रिया का ये मार्ग होता है, मतलब स्त्री पुरुष के मिलन का मार्ग होता है। विसर्जित शुक्राणुओं को ग्रहण करने का मार्ग होता है। डिलीवरी मार्ग या फिर शिशु जन्म नलिका भी हम इसको कहते हैं, यहीं से शिशु निकलता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है, और उससे भी पहले होता है मासिक श्रावण, उसका भी ये मार्ग कहलाता है क्या, योनि या फिर वेजाइना। ओके, बट बस यहाँ पर ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक बार इसका समरप कर लेते हैं, बहुत जल्दी से करेंगे, अब की हम लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। स्त्री प्रजनन तंत्र की बात कर रहे थे। प्रजनन संस्थान क्या होता है, जो प्रजनन अंगों के सम्मिलित रूप को प्रजनन संस्थान कहते हैं। उत्पादक कोष अंडाणु और शुक्राणु क्या है, जो नए जो क्या इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कोष कहते हैं, और क्या करते हैं, ये नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ओके, गर्भाधान क्या है, स्त्री और पुरुष के उत्पादक कोषों के संयोग का नाम ही क्या है, गर्भाधान है। दोनों रोगों का संयोग हुआ और क्या हुआ, गर्भाधान की प्रक्रिया हुई। प्रजनन तंत्र कितने होते हैं, 2 होते हैं, आंतरिक अंग और बाहरी अंग। जो आंतरिक अंग होते हैं वो कितने होते हैं, हमने बात की थी 4 होते हैं। कौन कौन से, अंडाशय, डिंबग्रंथि, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी और फिर गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, वेजाइना, मतलब ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये 4 होते हैं। बाहरी अंग कौन कौन से, मांस प्यूबिस हो गया, लेबिया मिसोरा हो गया, पेरिनियम हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लिटोरिस हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, योनि का बाहरी क्षेत्र और मूत्रमार्ग का बाहरी क्षेत्र। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आंतरिक अंग कौन कौन से, मतलब आंतरिक अंग की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये क्या है, अंडाशय और डिंबग्रंथि क्या है, ओवरी क्या है, एक ग्रंथि है, संख्या इनकी 2 है, रंग कैसा है, भूरा है, आकार बादाम के समान होता है। अंडाशय जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, लंबाई कितनी होती है, 2 सेमी, चौड़ाई 1 सेमी, मोटाई 1 सेमी, और किससे निर्माण होता है, अनैच्छिक मांसपेशियों व तंतुमय ऊतक से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय के कार्य 3 थे, अंडाणु का निर्माण, प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करना, मासिक धर्म पर नियंत्रण करना, जिसमें प्रमुख कार्य हमने बताया अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अंडाणु या डिंब ओवम की बात करें इसी के अंतर्गत, क्योंकि अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाशय का निर्माण किससे होता है, हमने बताया अंडाणु का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय की मध्य कोशिका से होता है। कितने दिनों में अंडाणु परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, 24 से 28 दिन का समय लगता है। आवरण कैसा होता है, थैली नुमा होता है, और थैली की परिधि कितनी होती है, 7.25 सेमी होती है। अंडाणु का आकार गोल होता है, स्थिर होता है तथा ये निष्क्रिय भी होता है। आगे बात करेंगे अंडाणु या डिंब की, इसकी परिधि हमने बताई 0.25 मिलीमीटर होती है। संख्या इनकी हजारों में होती है, लेकिन कैसे रहते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अंडाणु की परिपक्वता वयस्संधि अवस्था से शुरू हो जाती है, मतलब प्यूबर्टी एज से ही अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया तथा मासिक रक्षा की क्रिया में क्या संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। क्यों, और इन दोनों प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन नियंत्रित करता है। अंडाणु की परिधि हमने क्या बताई थी, 0.125 मिलीलीटर, अच्छा ये मिलीमीटर, ये क्या है, रिपीट हो गया था पेज। बात करेंगे अंडाणु या डिंब ओवम के भाग की। 3 भाग बताए हमने, बाहरी सुरक्षात्मक आवरण, जीव द्रव्य और केंद्रक। बाहरी सुरक्षात्मक आवरण थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
जीव द्रव्य की, इन्हें भी आप पढ़ लो, मैंने छोड़ दिया है। गुणसूत्र संख्या में 46 होते हैं, सदा जोड़े में रहते हैं और ये लिंग का निर्धारण करते हैं। जीन्स हमने बताया क्या करते हैं, जीन्स क्या होते हैं, आनुवंशिकता के वाहक कहे जाते हैं। डिंब क्षरण क्या हो गया, जब परिपक्व अंडाणु क्या होता है, बाहर निकलता है अंडाशय से, उसको हम डिंब क्षरण कहते हैं। ओके, मध्य कोशिका द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का जुड़ाव क्या कहलाता है, ब्रॉड लिगामेंट कहलाता है। परिपक्व अंडाणु कहाँ जाता है, तो अंडवाहिनी नलिका में जाता है। अंडवाहिनी नलिका क्या होती है, ये भी संख्या में 2 होती हैं। 100 से 125 मिमी इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई समान इसकी कहीं पर नहीं पाई जाती है। परतें 3 हैं, पेरिटोनियम, पेशी और रोमयुक्त। अंडवाहिनी नलिका की तीनों परतों के विषय में आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, अंडाणु स्वतः गतिशील नहीं होता, ये भी बता दिया। 3 से 4 दिन तक नॉर्मल कंडीशन में अंडाणु जो होता है अंडवाहिनी नलिका से अंडवाहिनी से गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। 3 से 4 दिन का समय लगता है इसको। ओके, बकाया जब शुक्राणु का मिलन होता है तब कितना, 9 से 10 दिन का समय लगता है। मिलन होकर अंडवाहिनी नलिका से ये गर्भाशय में पहुंच जाता है। ओके, अब आप ये थोड़ा सा गर्भाशय के विषय में देख लीजिए। नाशपाती के समान इसका आकार होता है। ऊपरी भाग फंडस कहलाता है और निचला भाग पतला और संकरा होता है। साधारण अवस्था में गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेमी होती है, चौड़ाई 5 सेमी और मोटाई 2 से 3 सेमी होती है, ठीक है। 750 गुना बढ़ जाता है, कब, जब गर्भावस्था में होती है महिला तब। ओके, 3 परतें पाई जाती हैं गर्भाशय की, ये देख लीजिए आप। काफ़ी लंबी हो गई इसलिए मैं थोड़ा लास्ट में जल्दी हो गई, क्लास कर रही थी, ठीक है। तो क्लास जैसी भी लगी हो, ये तो आपको पता होगा भाई, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।